गुजरात के सोनपुर में उस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही थी। सूरज जैसे आग उगल रहा था। दोपहर के वक्त गांव की गलियां सूनी हो जाती थीं। गांव के बड़े बरगद के पेड़ों के नीचे बड़े और बुजुर्गों की टोलियां बैठी रहती थीं और बच्चे सुबह सुबह ही पास के तालाब और नहरों में डुबकी लगाने पहुंच जाते थे। उसी गांव के चौराहे पर सूजल का मटन चावल ढाबा था। सूजल का ढाबा इलाके में मशहूर था, पर मटन से ज्यादा उसकी चर्चा वहां लगी एसी की वजह से थी। उस तपती दोपहर में जब लोग पसीने से तरबतर होते तो सूजल के ढाबे की ठंडी हवा उन्हें स्वर्ग जैसा एहसास कराती थी। लोग मटन खाने तो आते ही थी, पर असल मकसद उस ठंडी हवा में कुछ पल सुकून के बिताना होता था। सुजल सेठ अपने ढाबे पर एसी लगाया है। मैंने सुना बड़ी ठंडी हवा आती है। हाँ भाई, मैं भी सुना है। चलो भाई, चलते हैं। फिर वहां पर मटन चावल खाते हैं। ऐसे ही लोग उसके पास एसी के कारण मटन चावल खाने जाते थे। शुभम उसी ढाबे में मुख्य रसोइया था। मटन का असली स्वाद शुभम के हाथों में था, लेकिन सारा नाम और पैसा साहिल बटोरता था। गर्मी के बावजूद दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। एक ग्राहक ने खाने की तारीफ की और कहा, सेठ, मटन तो लाजवाब है, बस थोड़ा एसी तेज करवा दो। शुभम को मटन बनाने का जन्मजात हुनर था। शुभम को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए मटन बनाने के अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकता था। अरे ओ शुभम, बहरा हो गया क्या तू? आज फिर देर से आया है। तुझे पता है ना कि मेरी दुकान पर सुबह सुबह ही लोग मटन खाने आ जाते हैं। अगर कल से तू 1 मिनट भी देर करेगा तो मैं तेरी आधी पगार काट लूंगा। माफ कर दीजिए मालिक, कल से देरी नहीं होगी। भट्टी के पास खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाहर एसी की हवा खा लूं। एक तो देर से आया और ऊपर से बड़ा आया एसी की हवा खाने वाला। ये पता है ना लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं और तेरे खाने के दीवाने हैं। जल्दी से काम कर। शुभम गर्मी को भूलकर तेजी से मटन चावल बनाने लगता है। उसकी मटन की खुशबू पूरे चौक में फैल जाती है। वो लगातार मटन बनाता रहा और शाम होते ही शुभम अपने घर आ जाता है। घर में उसकी रेनू नाम की पत्नी और निशा और गोलू नाम की एक बेटी और बेटा थे। अपने पिता को देखकर उसका बेटा गोलू खुश होकर कहता है, पिताजी, बहुत गर्मी लगती है। आपने कहा था ना हमारे लिए पंखा लेकर आओगे। नहीं भैया, मैं सोनी के घर गई थी, उसके घर में कूलर है। पापा, आप कूलर लेकर आना। शुभम का गला भर आया। वो अपने बच्चों की ओर देखते हैं, अपनी आंखों से आंसू नहीं गिरने देते। हाँ मेरी बिटिया रानी, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कल सेठ से पैसे लेकर आऊंगा और सबसे पहले तुम्हारे लिए नई पंखा लेकर आऊंगा। तब तक मटके का पानी पीते रहना। क्या बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ पापा, कल पैसे लेकर एक पंखा लेते आना, बहुत गर्मी होती है। क्या करूं, सेठ तो मेरी बातें सुनता ही नहीं। आज देर से गया था तो कह रहा था अगर अगली बार देरी हुई तो वो मेरी बची खुची पगार भी काट लेगा। तुम्हें तो पता है उसके होटल के मटन चावल के बिना गांव वालों की सुबह नहीं होती। फिर भी ठीक है, मैं उनसे कल पैसे मांगूंगा और कूलर ना सही एक पंखा तो लेकर ही आऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह ही काम करने चला जाता है। रोज की तरह वहां पर मटन बनाने लगता है। लगता है कल की मेरी गाली काम आ गई। आज तो तू जल्दी ही आ गया काम करने। बढ़िया, चल काम कर, ग्राहक आ रहे हैं। बिना काम करे तो मेरा घर नहीं चलेगा सेठ जी। इसी से तो मेरा 2 वक्त की रोटी मिलती है। उसके बाद कुछ ग्राहक आ जाते हैं। अरे सेठ जी, आपकी होटल की तो एसी बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा देती है। सेठ जी, हम तो खाना नहीं ठंडी हवा खाने के लिए आते हैं। यहाँ बैठने से तो लगता है स्वर्ग में आ गए हैं। देखो भाई लोग, तुमको फ्री में यहाँ बैठने के लिए मैंने एसी नहीं लगाया है। अगर तुम लोगों को एसी में बैठना है तो एक एक प्लेट मटन चावल ऑर्डर करना ही पड़ेगा। सेठ ऐसे ही लोगों से बदतमीजी से बातें करता था और जो भी उनके यहाँ फ्री में बैठा था उनको निकाल देता था। जो खाना ऑर्डर करेगा वही एसी वाले ढाबा में बैठ पाएगा। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और शाम को शुभम फिर से अपना मजदूरी मांगता है। सेठ जी, आज की दिन की पगार और मेरी पिछली बकाया पगार अगर आप दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी।
घर में राशन और बच्चों तो बहुत गर्मी हो रही है, उनके लिए एक छोटा सा पंखा भी लेना था। हाँ हाँ, पगार मैं जानता हूँ, पर आज नहीं। आज तो मुझे बाहर से सामान लाना है, इसलिए पैसे मेरे पास कम हैं। मैं तुम्हें कल दे दूंगा। वैसे भी तुम इतने कंगाल नहीं हो कि एक दिन खाना ना खा सको। समझिए मेरी मजबूरी को सेठ जी, कल नहीं आज पैसे चाहिए। मेरे घर में पसीने से मेरी बेटी और बेटा सो रहे हैं। गरीब आदमी भी कब से घर में पंखा कूलर लगाने लगा? भाई तुझे बहाना बनाना खूब आता है। जा, झूठा मत बन। इतनी भी गर्मी नहीं है कि अगले दिन ही मर जाओ। कल आकर ले जाना पैसे। सेठ ऐसे ही शुभम से बहुत ही बदतमीजी से बातें करता है। उसको बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है और उदास मन से वो अपनी घर चला जाता है। पादा पापा आबाद हैं, और पंखा कहाँ है? माफ करना बेटा, मैं कल पक्का ले आऊंगा। सेठ जी को काम था तो वो बाहर चले गए थे। आज के दिन तो जैसे तैसे अपने बच्चों को समझा देता है, पर उसे भी बहुत दुख था। पर वो अपने दुख के आंसू को पी लेता है। कैसा बाप हूं, अपने बीवी बच्चों को एक पंखा तक नहीं दिला सकता। कुछ ना कुछ करके सेठ से पैसे जरूर लेकर आऊंगा। अगले ही दिन सूरज उग चुका था और बहुत तेज गर्मी भी हो रही थी। ऐसी गर्मी में जाकर ढाबे पर मटन चावल बनने लगता है। उसने फैसला कर लिया कि अब उसे सेठ के सामने कमजोर नहीं पड़ना है, उसे कुछ और करना होगा। शुभन, ये क्या? तेरे शरीर में जान नहीं है क्या? इतना धीरे क्यों चल रहा है? कल का गुस्सा अभी भी है क्या? जल्दी हाथ चला। जी मालिक, बना रहा हूं। आज का मटन कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा, आप देख लेना। धीरे धीरे उसके मटन की खुशबू से गांव के लोग भी आने लगते हैं। आओ भाई आओ, मेरे यहाँ का एसी मटन खाओ। एसी पर बैठकर खाकर देखो, लगेगा आपको शिमला में बैठे हैं। अरे सेठ जी, इसीलिए तो आज मेरे पोते के साथ आया हूं। बहुत दिनों से कह रहा था आपकी ये एसी वाले ढाबे में खाना खाने के लिए। आहा, आओ और ठंडी ठंडी एसी के मजे लेते हुए मटन का भी मजा लो। ऐसे ही वो लोग भी एसी के मजे लेते हुए मटन चावल खाने लगते हैं। तू सही कह रहा था बेटा, आज तो बहुत ही मजा आ रहा है। लग रहा है कहीं बर्फ वाली जगह पर आ गए। लोगों की बातें सुनकर सेठ और खुश हो जाता है, पर सेठ को क्या पता था, उसका ढाबा इसलिए चल रहा था क्योंकि उसके ढाबे पर शुभम के हाथ के टेस्टी मटन जो मिल रहे थे। ऐसे ही आज भी काम करते करते शाम हो जाती है। धीरे धीरे ढाबा खाली हो गया। शुभम बड़ी हिम्मत जुटा और सेठ से कहने लगा, सेठ जी, मेरा आज का और पिछला हिसाब अगर आप पूरा कर दें। मेरे बच्चों का गर्मी हाल बेहाल है, और आज तो सेठ जी हमारा राशन भी खत्म हो गया है। तेरी औकात है इतनी मेरे आगे बोलने की? सही से तो काम नहीं करता, ना समय से आता है, पूरा दिन काम चोरी करता है। बड़ा आया पैसे मांगने वाला। ये 500 रुपए रख और घर जा। सेठ जी, आपने कल कहा था मेरा बाकी बकाया आप दे दोगे। 500? इतने पैसों में क्या करूंगा? प्लीज कम से कम 2000 तो दे दीजिए। ये लेना है तो ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। जा, तुझे लगता है तू मेहनत करता है, जिस हिसाब से तेरा मुंह चलता है उस हिसाब से काम भी करता। निकल, मेरे धंधे में रुकावट मत डाल। कल से कोई जरूरत नहीं तुझे यहां आने की। सेठ साहिल खान 1000 रुपए देकर शुभम को अपने ढाबे से निकाल देता है। शुभम आंखों में अपमान का आंसू लिए वो 500 रुपए का नोट उठा लेता है। वो भगवान का धन्यवाद करता है कि कुछ तो मिला। वो जानता था कि सेठ से लड़कर कोई फायदा नहीं। शुभम 500 रुपए लेकर बाजार पहुंचता है। उसकी पहली प्राथमिकता थी खाना और घर के लिए एक पंखा। वो सबसे पहले सब्जी वाली के पास जाता है। भैया, ये आलू कैसे दिया? और टमाटर का क्या भाव है? भैया, टमाटर तो 10 रुपए किलो है। गर्मी के कारण टमाटर बहुत सस्ता है, पर आलू आपको 20 रुपए किलो मिलेगा। ठीक है भैया, 50 के आलू और टमाटर दे दो। शुभम आलू और टमाटर 50 रुपए के लेकर बाजार की तरफ पंखा खरीदने के लिए जाता है, जहां पर बाजार में सभी प्रकार के सामान थे। एक जगह पर पंखा और कूलर का दुकान देखकर उसके पास जाता है। यहाँ पर तो इतनी महंगे महंगे सामान दिख रही है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक छोटा सा पंखा ले सकूं। अरे शुभम भाई, कैसा है? भाई, मैं तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम?
अरे भाई भूल गया क्या, हम बचपन में साथ में पढ़ा करते थे। मिथिलेश में मिथिलेश। मिथिलेश नाम लेते ही शुभम उसकी पहचान जाता है। अरे हाँ भाई याद आया, तू तो काफी बड़ा हो गया, बदल गया है। दुकान तेरी है क्या भाई? हाँ भाई मेरी दुकान है। तुझे कुछ लेना है क्या? जो मन करे तू ले सकता है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मेरी बेटी ने कहा है एक पंखा ले आना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे यहाँ पंखा खरीद सकूं। कर दीना भाई, छोटी मुंह और बड़ी बात। मैं तेरा दोस्त हूं यार, तुझे जो पंखा लेना है ले, मैं तुझसे कोई भी पैसे नहीं लूंगा। तेरे पास पैसे आ जाएं तो दे देना। अपने दोस्त की बात सुनकर शुभम बहुत ही खुश हो जाता है। वो ज्यादा बड़ा नहीं, एक मीडियम साइज का पंखा खरीद लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। घर आते ही उसके हाथ में सब्जियों और पंखा को देखकर उसके बेटे और बेटियां खुश हो जाते हैं। मेरे पिताजी, आप बहुत अच्छे हो, हम लोगों को भी गर्मी नहीं लगेगी। अच्छे घर में पंखा देखकर खुश हो जाते हैं। आप पंखा तो ले आए, लेकिन आप उदास क्यों हो? सेठ ने तो बस 500 देकर मुझे निकाल दिया। अब आज का राशन आ गया, अब आगे क्या करेंगे? बाकी दोस्त मिला था, उसी ने मुझे पंख दिया है। आप इतना मेहनत करते हो, फिर भी सेठ तुमको पैसे नहीं देता है, और ऊपर से काम से भी निकाल दिया। मैं तो शुरू से कहते आ रही हूँ, अभी वहां पे खाना बनाते हो जिस वजह से उसका ढाबा चलता है, आप भी एक छोटा सा मटन चावल का ढाबा क्यों नहीं खोल देते? बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन इतने बर्तन और बाकी सामान अपने पास है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो उसके पास एसी लगा हुआ है, जिस कारण ही गांव वाले उसके पास खाने जाते हैं। उससे मटन ले आओ, कल मटन चावल का हम भी दुकान लगाएंगे। अपनी पत्नी के कहने पर उसने अगले दिन ही किराए पर लेकर एक छोटा सा ढाबा जैसा लगा लिया। शुभम ने अपना फेमस मटन और चावल बनाया। आओ भैया आओ, शुभम के हाथ का फेमस मटन और चावल खाओ, मेरे हाथ का स्वाद जो कहीं नहीं मिलेगा। शुभम ने ढाबा खोला है, ये देखकर गांव के कुछ लोग खाने भी आ जाते हैं। अरे यार शुभम, तूने सेठ के वहां काम करना छोड़ दिया? अरे तू खुद का ढाबा लगा लिया। सेठ ने तो मुझे निकाल दिया भाई, अब घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई ना भाई, मटन चावल खिला। शुभम खुश होकर उनको मटन चावल दे दिया। लोग मटन चावल तो खा रहे थे, मटन चावल स्वादिष्ट भी था, लेकिन सेठ के जैसा इन लोगों के ढाबे पर एसी नहीं था। देख भाई, तेरे यहाँ का मटन चावल तो वाकई में ही बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इस गर्मी में तेरे यहाँ हम लोग तपते हुए मटन चावल नहीं खा सकते। हाँ भाई, जितना खाया नहीं उतना तो पसीना से निकल गया भाई। हाँ भाई ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हाँ कुछ